हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है 10th चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और इसके अंदर अपन लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने डिस्कस किया है ग्रेविटेशन के बारे में। अपन जान चुके हैं ना, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जो लेक्चर फर्स्ट था वो इसी के बारे में था। अगर वो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप जरूर देखना, यहाँ पर आप क्लिक करना, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और जरूर देखना बच्चों, ताकि आज का ये जो लेक्चर सेकेंड है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इस लेक्चर के अंदर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और इस पे बेस्ड इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम जानेंगे। और इसके अलावा इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी अपन यहाँ पे करेंगे, कोशिश करेंगे उनको करने की। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है, प्यारा सा लेक्चर, इसके स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो देखो, ग्रेविटेशन अपन ने जान लिया। अब अपन को देखना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, चलिए देखो बच्चों। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कह रहा है कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट, चलिए अपन कोई टू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये रहा, और एक सेकेंड ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं अपन। चलिए एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है ना, ये टू ऑब्जेक्ट है। अब ये जो टू ऑब्जेक्ट है, अब इनका कुछ ना कुछ मास है इनका, है ना। इसका मास अपन समझते हैं कि छोटे वाले का मास है स्मॉल एम, और कैपिटल वाले का मतलब जो बड़ा वाला है उसका यहाँ पर कैपिटल एम इसका मास है ना। मास हो गया, दोनों का मास है। अब इनका मास है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसको इस ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला जो इसको इस ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। और ये किसके अलोंग करेगा, यहाँ पर अपन बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। तो ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, ये। तो अब इस लाइन के अलोंग ये क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि जिसको अपन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कैपिटल एम, एफ से यहाँ पे नोट कर दो इसको, एफ से। एफ यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है ऑलवेज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल मतलब ये है ना, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का मीनिंग, इसको समझाऊंगा मैं। प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये भी अपन समझेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी इट मीन्स मैं कह सकता हूँ जो कैपिटल एफ है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मास क्या है, जो बड़े वाले का मास कितना है, कैपिटल एम, और स्मॉल वाले क्या है, छोटे वाले का क्या है, स्मॉल एम है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपन किसको बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन ले लिया, यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम अगर जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रोपोर्शनल का साइन का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वाली फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर एम और एम, ये कैपिटल एम स्मॉल एम, अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड में लिखा होगा ना उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इधर देख लो आप लोग कि जब कभी भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हो और इसके साइड राइट साइड में भी कोई वैल्यू लिखी होगी, है ना, इधर भी कोई वैल्यू लिखी होगी और इधर लेफ्ट साइड में भी वैल्यू लिखी होगी, तो जब कभी बीच में प्रोपोर्शनल साइन की बात होगी तो उस समय क्या है, अगर राइट साइड की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो बच्चों लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर राइट साइड की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन। तो इससे अपन क्या ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने रिलेशन लिखा, एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम, यानी अगर यहाँ पे कैपिटल है और स्मॉल एम, अगर इसमें किसी की भी अगर वैल्यू बढ़ती है तो वहां पर उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ की वैल्यू वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक बात तो इसने ये बोल दी, क्या ये एक ही बात बोल रहा है या फिर आगे भी कुछ कह रहा है, देखो आगे और ये बोल रहा है, आगे ये कहता है एंड, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी इसने बता रखी। ये कितनी बता रखी बच्चों, ये बता रखी है कैपिटल स्मॉल ले लेते हैं अपन, है ना, ये ले रखी आर, ले रखी है, कितनी है आर। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इसने बताई है आर। तो अब ये बीच की डिस्टेंस के लिए क्या कहता है, बीच की डिस्टेंस के लिए ये कहता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि उल्टा अपॉन में आ जाएगी वो वैल्यू। किस कौन से वैल्यू अपॉन में आएगी, जो ये कह रहा है आगे कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, आर है, आर का स्क्वायर, आर के स्क्वायर के इनवर्स, इनवर्स ये इनवर्स हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये प्रोपोर्शनल आ गया। यहाँ पे वापिस सुन लो, देखो जब कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होगी तो उस समय वो वैल्यू कहाँ पर रखी जाएगी, अपॉन में लिखी जाएगी। कहाँ पे लिखी जाएगी बच्चों, अपॉन में। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बात कर रहा और किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो आर का स्क्वायर लूंगा, क्योंकि ये इनवर्सली बोल रहा है तो इनवर्सली मैं क्या करूंगा, इसको अपॉन में लिख दूंगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अभी इसका मीनिंग क्या होगा, देखो प्रोपोर्शनल की बात करता है तो इसका मतलब जब अगर राइट साइड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन बात की जाए बच्चों यहाँ पे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी वैल्यू लिखी होगी तो वहाँ पर जो राइट साइड होगी वहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी वो अपॉन में लिखी होगी। अपॉन में जैसे सपोज किया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स लिख दिया, अभी सपोज कर लो एक्स लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या ले अपन, चलो यहाँ पर टी ले लेते हैं, क्या लेते हैं टी। तो अगर इसको जब पढ़ना होगा ना अपन को, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि एक्स अपॉन में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी अपॉन में वैल्यू लिखी होगी तो अपन समझेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जब अपॉन में नहीं होगी तो उस समय अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी प्रोपोर्शनल होगा उसका मतलब अगर राइट साइड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर बात हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसमें यहाँ पर अपोजिट होगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पर t की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो t की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये क्या बात आपको समझ में आ रही है, जब कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात की जाएगी तो राइट साइड की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड की वैल्यू डिक्रीज होगी। अपॉन वाली वैल्यू की बात होगी, जब वैल्यू अपॉन में लिखी होगी तो उसको अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो बच्चों बताओ कि ये बात आपको समझ में आई है क्या। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई होगी तो आगे वाला टॉपिक भी हमारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन आगे देखते हैं अपन। तो अब वापस बात आ जाती है कि एक तो इसने ये बोला कि यहाँ पे कि जो एफ होता है, एक तो होता है प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और एक होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस क्या है, आर है, और इसका स्क्वायर लेना, ये स्क्वायर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उसको अपॉन में लेकर आना अपन, ये लिख दिया। अच्छा, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि अपन, यस लिख सकते हैं। तो मैं दोनों को जब कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, प्रोडक्ट ऑफ है ना, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, ये मास हो गया, कैपिटल एम स्मॉल एम, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या प्रोपोर्शनल हो गया, और साथ में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को अपन क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये अपॉन में लिख दिया। बताओ ये चीज़ समझ में आई क्या आपको। अगर ये चीज़ समझ में आई होगी तो आपने इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा। तो देखो अब देखो यहाँ से इस रिलेशन से क्या क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि अगर कैपिटल एम की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अगर स्मॉल एम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर बच्चों बात करता हूँ आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो बताओ ये चीज़ समझ में आई है क्या आपको। अगर ये समझ में आ गई तो इसको आगे की ओर अपन मूव करते हैं। चलो देखो, तो अब इसके बाद में क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि जब कभी भी आप आगे पढ़ोगे आपको ये सीखने को ही मिलेगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब कभी भी हम ऐसा प्रोपोर्शनल का साइन को अगर रिमूव करते हैं, अगर अपन जब कभी भी ऐसा प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करते हैं, इसको हटाते हैं यानी कि इसको इक्वल में जब अपन कन्वर्ट करते हैं, एफ को यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटकर जब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, तो जब कभी भी अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वहां पर अपन को कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, कांस्टेंट। वापिस सुन लो, जब कभी भी हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो उस समय हमेशा अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा अपन को। तो जैसे प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट यूज करते हैं और उस कांस्टेंट को बोलेंगे कैपिटल जी। क्या बोलेंगे, कैपिटल जी। ये कैपिटल जी क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है वो कैपिटल जी यूज किया जा रहा है। आगे वो वैल्यू एज इट इज रखनी है, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ पे ये जो जी लिखा हुआ बच्चों, ये जी है क्या, यहाँ पे जी यहाँ पे है क्या, ध्यान रखना बच्चों। जी यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है, जी को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
क्या बोला जाएगा, बड़ा नाम हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगा बच्चों, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये यहाँ पे जी है ना, ये जी का मीनिंग होगा यहाँ पे। तो जी को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसके बाद में बच्चों बात की जाती है कि जी की वैल्यू क्या अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि जी के साथ में देखो, अगर जिसकी भी वैल्यू आपको मालूम है, अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, अगर उसमें अपन किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, हम क्या करते हैं, उसको एक साइड रखते हैं, बाकी उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होती है उसको इक्वल के सेकंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कर दे अपन, चलिए करते हैं अपन। तो कैसे कर सकते हैं इसमें, देखो जी को एक साइड रखना, आर को देखो, पहले आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो आर एफ से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। राइट साइड में क्या रहेगा, कैपिटल जी एम और स्मॉल एम। अच्छा, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल जी के अलावा जो भी वैल्यू होगी उसको भी अपन ट्रांसफर करेंगे। तो इसके अलावा कौन है, ये कैपिटल एम और स्मॉल एम है। तो ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम है बच्चों, तो इसको अपन कैसे ट्रांसफर करेंगे इधर, बच्चों बताओ इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता है ये क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमको मालूम है कि जब कभी भी कोई भी मल्टीप्लाई की वैल्यू होती है तो उसका जब अपन ट्रांसफर करते हैं तो वो कहाँ पे आती है, अपॉन में आ जाती है। अपॉन में आती है, जो भी मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो अपॉन में आती है। किसके अपॉन में आ जाएगी, इसके अपॉन में। अगर इसके अपॉन में आ जाएगी तो फिर अपने एक साइड में क्या बचेगा, जी बचेगा। तो इधर अपॉन में लिख लो, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, और यहाँ पे साइड में क्या बचेगा, कैपिटल जी। तो देखो कैसे कैपिटल जी की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब ये राइट साइड में कैपिटल जी रहेगी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन दोनों साइड में इक्वल वैल्यू है, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। इस साइड लिख रहा हूँ, देखो मैं कैपिटल जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में कैपिटल एम और स्मॉल एम। देखो जब कभी बीच में इक्वल का साइन होना बच्चों, तो आप इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हो डायरेक्ट। इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, यानी लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख सकते हो। कब, जब बीच में इक्वल का साइन हो, है ना। आप बिना साइन चेंज किए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे किया, बीच में इक्वल है तो जी वाले राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख दिया। ऐसा आप भी कर सकते हो। तो ये फाइनली बच्चों हमारे पास में निकल के आ गई है, जी की वैल्यू निकल के आ गई कि जब कभी भी जी फाइंड करना होगा तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम, अच्छा इसकी यूनिट निकालनी, तो यूनिट क्या होगी, क्या कैपिटल जी की यूनिट निकाली जा सकती है, क्या निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। जब भी आपको किसी की भी यूनिट फाइंड करने की कहे या फिर आपसे पूछें, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इनके फॉर्मूला से इसके आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला से यूनिट बना सकते हो आप लोग। अच्छा, फॉर्मूला से यूनिट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, चलिए देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो जी के वैल्यू के राइट साइड में क्या क्या है, एक तो है एफ। बताओ एफ क्या है, एफ क्या यहाँ पे एक टाइप का फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको मालूम है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है। ठीक है, चलो एफ की होगी। अच्छा आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पर देखोगे, आर बीच की एक डिस्टेंस है। यहाँ पर देखोगे आर दोनों मास के बीच की डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है यानी कि एक टाइप की लेंथ है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है बताओ, जो लेंथ होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसको लेंथ को किससे मेजर करते हैं अपन, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इससे मेजर करते हैं। तो जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की, वो कौन सी होती है, मीटर होती है बच्चों। क्या होती है, मीटर। तो ये हमने मीटर लिख दिया। और यहाँ पे देखो स्क्वायर भी है, तो अपन को स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया। अपॉन है तो अपॉन लिख दो। अब देखो यहाँ पे है कैपिटल एम। अच्छा बताओ कैपिटल एम क्या है, यहाँ पे कैपिटल एम है मास। क्या है, मास है ना कैपिटल एम। और कैपिटल एम मास है, और मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। जब भी मास की बात की जाएगी ना, तो वहाँ पे जो वैल्यू उसको जो मतलब जिसमें कैलकुलेट किया जाता है, जो यूनिट यूज की जाती है उसके लिए किलोग्राम यूज की जाती है। तो मास के किलोग्राम हो गए, तो कैपिटल एम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम लिख दिया। अच्छा यहाँ पे स्मॉल एम हो रहा है, स्मॉल एम क्या है, ये भी तो मास ही है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट भी यही होगी, किलोग्राम होगी। तो ठीक है किलोग्राम। तो नीचे देखो किलोग्राम किलोग्राम, तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर तो यही रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे किलोग्राम, देखो डबल टाइम है, तो जब भी ऐसे डबल टाइम होता है अपन उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, केजी स्क्वायर हो गया। तो ये जो निकल के आई बच्चों, ये निकल के आई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बताओ ये समझ में आया क्या आपको, ये यूनिट है, किसकी यूनिट है बच्चों, जी की यूनिट है, इसकी यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, इसका ये यूनिट हो गई। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूले से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर ये बात समझ आ गई, तो बच्चों इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है ना, शानदार नाम है उनका, हेनरी कैवेंडिश। लिखते हैं अपन हेनरी कैवेंडिश,
ये थे हमारे प्यारे से हेनरी कैवेंडिश। ये हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, इस जी की वैल्यू फाइंड कर दी उन्होंने। क्या कर दी, जी की वैल्यू निकाल के बता दी उन्होंने कि भाई जी की वैल्यू ये है, आपको ये यूज करनी है। तो जी की वैल्यू इन्होंने क्या बताई बच्चों, 6.673 इंटू 10⁻11। अब देखो इसकी यूनिट क्या है, यहाँ पे इसकी यूनिट भी लगानी पड़ेगी, तो यूनिट यही आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसको कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि यहाँ पे ये दिखा जा सकता है आपको किलोग्राम की पावर -2। तो ये कैसे आएगा, तो ये किलोग्राम स्क्वायर कहाँ पे, अपोन में है ना। और जब भी अपोन की वैल्यू को अपन ऊपर लेकर आते हैं, जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेकर जाते हैं या न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं, अपॉन से ऊपर लेकर जाते हो, ऊपर से अपॉन में लेकर जाते हो, तो उस समय होता क्या है, उनकी जो पावर होती है बच्चों, उनके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर +2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम की पावर -2। ये -2 क्यों लिखा पता है ना आपको, सेम चीज है, चाहे आप ये लिखो ये लिखो ये लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी बुक के अंदर कैसे लिखा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेम चीज ही है, बस यहाँ पे नीचे से ऊपर जाकर इसने लिख दिया, यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिख दिया इसने, इसलिए इसकी पावर क्या होगी, -2 हो गई। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये चीज अब आपको समझ में आई होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है, ट्राई करें अपन, चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अच्छा, मैंने जो वैल्यू बताई थी आपको बच्चों लास्ट वीडियो में, ये बताई थी 5.972, है ना, यही बताई थी ना, 5.972 इंटू 10⁻24। तो अप्रोक्स लोगे, देखो बच्चों अगर इसकी अप्रोक्स वैल्यू लेंगे तो 6 के आसपास आ रही है, अगर एक्यूरेट बात करें तो यही है। लेकिन अगर अपन अप्रोक्स में बात करें तो अपन होता ना कि जब भी आपके परसेंटेज भी आते हैं, आपके बोले आ रहे हो 59.38% बन रहे हो, आप क्या कर देते हो 60% बन रहे हैं सर हमारे तो वो अप्रोक्स बताया ना आपने, इसलिए यहाँ पे भी अपन अप्रोक्स ले रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू जो ली जा रही है ना अर्थ के मास की, वो अप्रोक्स है यहाँ पे। तो देखो ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 × 10⁻24, यानी कि अपन, अच्छा इसको एक डायग्राम से बताने समझाने की कोशिश करूँ आपको। चलिए तो ये अपन ले लेते हैं, यहाँ पे ये अर्थ ली मैंने, ठीक है, और यहाँ पे क्या और क्या ले रहा है, मून ले रहा है यहाँ पे। चलिए मून भी ले लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा नीला नीला सा मून, ये मून हो गया। ठीक है, देखो तो अब होता क्या है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम मान लेते हैं, इसको स्मॉल एम मानते हैं। तो कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको 6 × 10⁻24 किलोग्राम, है ना। इसके बाद में देखो आगे, एंड दैट ऑफ द मून इज, मून की भी दे रखी है, मून को अपन स्मॉल एम मान रहे हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। फर्दर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस भी इन्होंने दे रखी है। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितनी दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है यहाँ पे कितनी दे रखी, आर मान रहे थे ना, चलो इसको आर = 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, ये आपको दे रखा है। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो बताओ कि जो हाँ कि ये जो अर्थ है, अर्थ इस मून पे कितना फोर्स लगाएगी, इस पे कितना इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये आपको निकालना है मून पे। तो अब इसको वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला है हमारे को पता है, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर अपन को वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं। पहले इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, F = कैपिटल एम। अच्छा, कैपिटल एम से पहले भी वैल्यू आ रही थी, किसकी आ रही थी, जी आ रहा था यहाँ पे, है ना। चलिए तो इसको अपन मैं हटाता हूँ, तो F = क्या है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको मालूम है कि F = होता है कैपिटल G और कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट टाइम। चलिए वैल्यू देखो पुट करते हैं अपन, F की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन। G की वैल्यू, अच्छा G की वैल्यू भी तो आपको पता होनी चाहिए। देखो G की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कितनी दे रखी है, 6.7 × 10⁻−11, ये दे रखा है, तो लिख लेते हैं अपन। तो G की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अपन पुट कर रहे हैं वैल्यू को, तो 6.7 × 10⁻−11 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू, देखो कैपिटल M कितना दे रखा है, कैपिटल M ये दे रखा है यहाँ पे, कैपिटल M 6 × 10⁻24। चलिए ये भी ठीक है। और इसके बाद में स्मॉल m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी है, 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। चलो अभी यूनिट नहीं लग रहा है अपन। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या आएगा, r आएगा यहाँ पे, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो r की वैल्यू देख सकते हो 3.84
इंटू 10⁵ किलोमीटर। देखो बच्चों एक चीज़ देखो यहाँ पे ये जो आर की वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। और हमको मालूम है कि जो भी यूनिट ली जाएगी लेंथ की है ना, जब भी अपन लेंथ की यूनिट लेंगे तो हमेशा हमको किस में लेनी होगी, मीटर में लेनी होगी। किस में लोगे बच्चों, मीटर में। तो यहाँ तो किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करो। अच्छा मीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अच्छा 1000 है, ठीक है। अच्छा देखो 1000 को कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो हमको पता है 1000 होता है, 1000 में कितने 3 जीरो होते हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन 10⁻³ लिख सकते हैं ना। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हो तो 1000 को ऐसे तो लिख ही सकते हो 10 × 10 × 10 3 टाइम लिख सकते हैं ना। और 10 को अगर आप 10 को वापस 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार अगर 10 10 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो जब कभी भी सेम टाइम कोई नंबर अगर रिपीट हो रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसको अपन पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻³ लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 × 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5², x × x है तो इसको क्या लिख सकते हैं x²। ऐसे 10 × 10 × 10 को क्या लिख सकते हैं 10³ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम है इसलिए 10³ लिख लिया। तो यहाँ पे देखो अपन चेंज कर रहे हैं, आर की वैल्यू को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10⁻³ और हो जाएगी, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 को मैंने क्या लिख लिया 10⁻³ मीटर। ये हो गई आर की वैल्यू बच्चों, ठीक है। अब आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपन, चलिए यहाँ पे करते हैं अपन आर की वैल्यू पुट। तो करें, चलिए आर की वैल्यू कितनी है 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³। और देखो इसके ऊपर स्क्वायर भी, देखो फॉर्मूले के अंदर देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो अपन को यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है बच्चों, बहुत ही आसान है। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी पावर है उनको सोल्व कर लो। देखो इधर कितना है 6.7, तो 6.7 अलग लिख दो। और क्या है ये 6 है तो ये 6 अलग कर दो। और क्या है 7.4 है तो 7.4 को भी अलग कर दो। यस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और बड़ी बड़ी पावर कितनी है 10⁻−11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो यहाँ पे स्क्वायर है। अब जो भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। और स्क्वायर का मीनिंग क्या, डबल टाइम मल्टीप्लाई करना आपको, यानी 3.84 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.84 से। और 10⁻5 को 10⁻5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 10⁻5 को 10⁻5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे 10⁻3 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो बच्चों देखो आगे की ओर बढ़े अपन। चलिए देखो अब इसके बाद में क्या कर रहा है कि अब इसको अपन सोल्व करना है। अब इसको और आगे अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलिए समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.7 को 6 से, फिर 7.4 को इनसे मल्टीप्लाई करना है आपको। कर लोगे क्या आप लोग, 6.7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा। अच्छा ये तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो ना, कोई सिंपल कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। तो आपको इसको मल्टीप्लाई, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बची हुई वैल्यू को क्या करते हैं, इनको अपन सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 10 है 10 है 10 है, तीनों का बेस सेम है। हमको मालूम है कि जब कभी भी कोई भी नंबर का बेस सेम होता है तो उनकी जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, पावर ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड कर ले। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना आप लोग, 6.7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो सपोज क्या मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना। वो वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप सोल्व कर लेना उसको। तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई। अब देखो 10 की पावर पता है बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड कैसे करोगे, -11 + 24 और +22 अपॉन में क्या होगा। अब इसको 3.84 को 3.84 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पे भी देखो चारों का बेस सेम है। जब चारों का बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 + 5 + 3 + 3, देखो तो इधर तो वही चल ही रहा होगा यहाँ पे वैल्यू जो आप रखी होगी, है ना। अब यहाँ पे भी डिवाइड कर देना, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना एक्स की वैल्यू, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे वाई की वैल्यू से डिवाइड कर देना जो मल्टीप्लाई किया आपने, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे 24 22 इनको ऐड कर लो पहले आप लोग, कितना आएगा 46, है ना। 24 22 को ऐड किया 46 आ गया। अब 46 में क्या करना -11, तो -11 करोगे क्या आएगा, 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 1 गया तो 5, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, -35, ठीक है। तो -35 अपन लिख ले यहाँ पे। चलिए तो ऊपर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस के नहीं, सॉरी माइनस नहीं +35 है ना, 35।
ऊपर आएगा 10 की पावर 35 और नीचे क्या आएगा 10 की पावर देखो 5 + 5 + 3 + 3 कितना जाएगा 16, ये 16। अब देखो आगे कैसे सोल्व करोगे आप लोग, देखो x में जब y से डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सपोज किया कुछ p की वैल्यू आ रही होगी। अब इसके बाद में इसको क्या सोल्व करेंगे, ऊपर है 35। अभी मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले कि जब कभी भी 10 की कुछ भी पावर होती है, जब आप उस वैल्यू को ऊपर की ओर लेकर जाते हो न्यूमरेटर के पास में, तो उनकी जो पावर होती है उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे देखो प्लस का 16, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो अब आप माइनस कर लो, 10 की पावर 35 में से -16 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 19। क्या जाएगा 19, p है इंटू 10 की पावर -9, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, f निकाल रहे हो तो f क्या लगा सकते हो आप, न्यूटन लगा सकते हो इसकी यूनिट। तो इसको ट्राई करना बच्चों, आई होप, मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। आपकी बुक के अंदर भी इसका सॉल्यूशन है, तो आप वहाँ से देख लेना। हो सकता है वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो 20 हो, तो वो चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे पी से वैल्यू को थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा और वो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आए तो मैं बता देना, मैं करके बता दूंगा आपको लोगों को। ठीक है, तो करना बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ओके, चलिए, तो ये हो गया है। तो बच्चों इसके बाद में अपन आगे देखें, चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद में बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, देखो आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट क्या था मालूम है आपको। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के, उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर ये होता है ना, एफ प्रोपोर्शनल ये था कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये था ना, ये तो उसका स्टेटमेंट था। तो ये आपको लिखना, वो लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट लिखना आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आपको बताना है कि आपको ये निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है आपको, तो निकाल नहीं सकते। क्या फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, है ना। तो आज के लिए इतना ही करें बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन कल की वीडियो में कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।